Hello everyone, welcome to विज्ञान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी। विज्ञान पाठशाला के इस चैनल में हम यूजीसी नेट के बारे में डिस्कस करते हैं और मैं गीता आप सभी के साथ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 के अंदर जो सब्जेक्ट है हमारा जियोग्राफी उसी को यहाँ पे स्टडी करवाती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जियोग्राफिकल थॉट को डिस्कस करना स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में एंटायर जियोग्राफिकल थॉट को मैं कवर करने की कोशिश करूंगी, लेकिन ब्रीफली। उसके बाद इसका हर एक टॉपिक को पकड़ के इन डिटेल हम पढ़ने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे। उसके साथ साथ पीवाईक्यू को भी एनालिसिस करने की कोशिश करूंगी। इस वीडियो में हम एंटायर जियोग्राफिकल थॉट को देखेंगे कि ये टॉपिक है क्या और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और ये एनटीए का बहुत फेवरेट टॉपिक भी है क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कुछ स्टूडेंट को टफ भी लगता है। क्यों, उसको भी हम इस वीडियो में एंड तक पूरी तरीके से कवर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को ब्रीफली। तो जियोग्राफिकल थॉट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टफ इसलिए लगता है क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रखना पड़ता है कि कौन सा स्कॉलर कौन सा स्कूल से बिलोंग करता था, फिर किसने कौन सा बुक लिखा है, कौन कौन सा अप्रोच को सपोर्ट करता था। तो इस तरीके का फैक्चुअल चीजें ज्यादा इससे पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट भी है। जियोग्राफिकल थॉट एक स्टोरी है। किसका स्टोरी है? जियोग्राफी का स्टोरी है। यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है हमारा वो है जियोग्राफी। उसका कैसे ऑरिजिन होता है एज अ सब्जेक्ट, फिर वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट जगह में एज अ डिसिप्लिन के तरीके से सामने आता है। टाइम टू टाइम जियोग्राफी के अंदर हम जो जो चीजें पढ़ते थे उस चीज को पढ़ने का जो नजरिया था, अप्रोच था, एंगल था, वो चेंज हुआ है। वो सारा कवर किया जाता है जियोग्राफिकल थॉट में। तो हम बेसिकली एमए स्टूडेंट वाले लोग, एमएमएससी वाले लोग जियोग्राफिकल थॉट को पढ़ते हैं, बीए बीएससी में नहीं रहता है क्योंकि एमएमएससी स्पेशलाइज्ड होते हैं जियोग्राफी के ऊपर। तो उन्हें पता होना चाहिए कि जियोग्राफी का कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कैसे चेंज हुआ है, कितने जियोग्राफर ने एक साथ इकट्ठा होकर कंट्रीब्यूट करने के बाद अभी के टाइम पे हम जो जियोग्राफी को पढ़ रहे हैं वो उसका प्रेजेंट रूप पाया है। इसीलिए जियोग्राफिकल थॉट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और मुझे लगता है कि हर एक सब्जेक्ट का ऐसा एक थॉट रहता होगा, उसका पूरा हिस्ट्री रहता होगा। जैसे हमारा जियोग्राफी का है जिसका नाम है जियोग्राफिकल थॉट। इसमें बेसिकली इवोल्यूशन देखा जाता है जियोग्राफी का, एकदम बिगिनिंग से लेके एकदम बहुत पुराना टाइम से लेके अभी के टाइम तक कितना सारा चेंजेस आया है, कितना लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। इसके अंदर एक एक कॉन्सेप्ट डाला है। किसी ने लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट पहली बार डाला था इसके अंदर, किसी ने प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट डाला था, फिर कोई आए बोले कि ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो रहा है तो इसको साइंटिफिक बनाने की जरूरत है। तो इसमें डेटा का इंक्लूड किया गया, स्टैटिस्टिक्स लाया गया, मॉडल्स बनाया गया। तो ऐसे करके जियोग्राफी अपना एक साइंटिफिक स्टेटस एक्वायर करता है। उसके बाद फिर कुछ लोग आए बोलने लगे कि ये सब इसी में क्यों लिमिटेड है, हम इंसानों का सोसाइटी में जो इतना प्रॉब्लम है, इतना पॉवर्टी है, इतना अनइक्वालिटी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ये सबको लेके क्यों जियोग्राफी बात नहीं करता है। अगर हमारा खुद का प्रॉब्लम, प्रेजेंट प्रॉब्लम, अगर ये सब्जेक्ट किसी भी तरीके से सॉल्व करने में थोड़ा भी हेल्प नहीं कर रहा है तो इसे पढ़ने की जरूरत क्या है। तो फिर उस टाइम पे एक नया अप्रोच आया, जियोग्राफी को एक दूसरी नजरिया से देखने का एंगल एंट्री करता है। ऐसे कर करके धीरे 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 करके जियोग्राफी अपना आज के टाइम में एक प्रेजेंट स्टेटस में आया है, जिसमें हम एमएमएससी में जियोग्राफी का हर डोमेन को इसलिए हम पढ़ते हैं, हर डोमेन को जानते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बेसिकली फैक्चुअल होता है, लेकिन जियोग्राफी फैक्चुअल और सिर्फ इसमें इंफॉर्मेशन ही लिमिटेड है ऐसा नहीं है। ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। इसके अंदर क्लाइमेटोलॉजी आता है। क्लाइमेटोलॉजी पूरी तरीके से एक साइंटिफिक चीज है। तो जियोग्राफी में ये एक एक चीज टाइम टू टाइम कंट्रीब्यूट होने लगा डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के द्वारा, जिन्हें हम जियोग्राफर बोलते हैं। और फिर ये धीरे धीरे अपना प्रेजेंट रूप पाता है जो अभी जैसा जियोग्राफी एग्जिस्ट करता है। तो ये है हमारा एंटायर जियोग्राफिकल थॉट। ये
तब समझ में आएगा जब हम इसका एंटायर जर्नी को, जियोग्राफी जो उसका खुद का स्टोरी में मेन कैरेक्टर है, उसका अगर हम पूरा जर्नी को देखेंगे स्टार्टिंग से लेके स्टिल नाउ तक, तो हमें समझ में आ जाएगा कि जियोग्राफिकल थॉट क्या है। तो ये है हमारा एक स्टेप, जहां पे एक एक टाइम पे जियोग्राफी का जो स्फीयर्स होता है, जो भी डोमेन्स होता है, मतलब उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते थे, वो एक टाइप का था। बिफोर ग्रीक में एक टाइप का था, फिर एंशियंट पीरियड में वो चेंज हो रहा है, मिडिएवल पीरियड में फिर चेंज हो रहा है, मॉडर्न एज में फिर से जियोग्राफी का जो स्फीयर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसे साइंटिफिक बनाया जा रहा है। ऐसे कर करके वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, जो अभी के टाइम पे हम खड़े हैं, जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है एंड पोस्ट मॉडर्निज्म है, उस स्टेज पे आता है। तो हम वन बाय वन लेकिन ब्रीफली, बहुत शॉर्टली मैं इसे कवर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जियोग्राफिकल थॉट के प्रति। उसके बाद हम एक एक टॉपिक को, एक एक इसके जो सब यूनिट्स है उसको पकड़ के हम इन डिटेल एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो भी स्कॉलर या फिर जियोग्राफर का नाम हम पढ़ेंगे, सिर्फ वही जियोग्राफी में कंट्रीब्यूट किए हैं ऐसा नहीं है। ऐसे भी बहुत अननोन जियोग्राफर, स्कॉलर्स रहे होंगे जिनके बारे में हमें पता नहीं है, या फिर अभी तक हम उनके बारे में पता नहीं कर पाए हैं। तो जो जो मेजर इम्पोर्टेंट है स्कॉलर, और जो जो ज्यादा कंट्रीब्यूट किए हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला जो है हमारा, दैट इज बिफोर ग्रीक। बिफोर ग्रीक इसीलिए बोला जाता है, जो हमारा एंशियंट पीरियड है, एंशियंट पीरियड में फर्स्ट आते हैं ग्रीक लोग। ग्रीक लोगों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है जियोग्राफी को बिल्ड करने में, उसमें छोटा छोटा एक एक टॉपिक डालने के लिए। तो कोई मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा बोलते हैं, कोई कार्टोग्राफी का बारे में बोलते हैं, कोई साइंटिफिक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप के बारे में फर्स्ट लाइट दिखाते हैं जियोग्राफी के अंदर। वो सारे लोग ग्रीक वाले थे, इसीलिए यहाँ पे बिफोर ग्रीक बोला जा रहा है। पर्टिकुलर यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया गया है, जो यहाँ पे मेजर है एंशियंट में ग्रीक, उन्हीं को यहाँ पे इंडिकेट करके बोला जा रहा है बिफोर ग्रीक। बिफोर ग्रीक के टाइम पे कौन लोग एग्जिस्ट करते थे? मिडिल ईस्ट के साइड में बहुत सारा छोटे छोटे कम्युनिटी में लोग रहते थे, जैसे बेबीलोनियन, मिशोरियन, फोनिशियन, ये सारे लोग एक मतलब एक कम्युनिटी में रहते थे। ये लोग छोटा छोटा एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक इंफॉर्मेशन जियोग्राफी के अंदर डालना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उस टाइम में जियोग्राफी नाम का कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, तभी सिर्फ कुछ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन यही एग्जिस्ट करता था। लेकिन वो समहाउ कोई एरिया से रिलेटेड है या फिर समहाउ जियोग्राफी से ही रिलेटेड है। ओके जैसे कि किसी ने सबसे पहले एक सर्कल को 360 डिग्री में डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट दिया। ये सब हम पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन में यूज करते हैं सर्कल ये सारी चीजें। फिर कोई कुछ एक कम्युनिटी था जो सबसे पहले सेक्सागनल जो मेथड होता है, मतलब 60 सेकंड में 1 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पहली बार कुछ लोगों ने दिया था। ये सब जियोग्राफी में अभी हम पढ़ते हैं, हम क्विकली लिंक कर पा रहे हैं कि हाँ ये जियोग्राफी से रिलेटेड ही है, अदर कुछ नहीं है। जियोग्राफी में कभी कभी कंफ्यूजन इसीलिए होता है कि जियोग्राफी में बहुत सारा सब्जेक्ट का मिक्सचर है, आपको एक ही सब्जेक्ट में बहुत सारा फ्लेवर मिलता है, इसलिए समझ में नहीं आता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कि मैथ पढ़ रहे हैं, कि जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, कि सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, कि क्या पढ़ रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन आता है। लेकिन ये जियोग्राफी का नेचर ही ऐसा है कि इसके अंदर आपको हर चीज मिलेगा, हर सब्जेक्ट का आपको टेस्ट मिलेगा, इसलिए इसे मदर ऑफ साइंस भी बोला जाता है। तो हम वापस से आते हैं बिफोर ग्रीक में। तो बिफोर ग्रीक में ये जो मिडिल ईस्ट के साइड में जो लोग छोटे छोटे कम्युनिटीज में रहते थे, वो लोग एक स्पेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करते हैं, तो मतलब घूमना स्टार्ट करते हैं, जगह को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, और कहाँ पे क्या है, सर्कल को 360 डिग्री में डिवाइड करना, फिर पॉइंट का कॉन्सेप्ट लाना, ये धीरे धीरे सामने आता है, जो चलता है बिफोर ग्रीक पीरियड में। उसके बाद जो फेज आता है वो होता है एंशियंट पीरियड। मोस्ट प्रोबेबली 1200 बीसी से लेके 500 एडी तक ये चलता है एंशियंट पीरियड। एंशियंट पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एनटीए क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछता है। एंशियंट पीरियड में जो पहले है वो है ग्रीक लोग। ग्रीक में भी बहुत लोग हैं,
होमर है, थालेस है, एनाक्सीमेंडर, हिपरकस, ये सारा स्कॉलर्स है, ग्रीक स्कॉलर्स है। स्कॉलर्स बोला इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो लोग नॉलेज को एक्वायर करते थे, नॉलेज को देते थे, मतलब उन लोगों का एक कंट्रीब्यूशन है नॉलेज देने में, इसीलिए उन लोगों को स्कॉलर्स बोला जाता है। तो होमर सबसे पहले अपना कुछ बुक्स लिखते हैं, इलियड, ओडिसी, उसमें वो नेचर के बारे में बोलते हैं, नेचर का डिस्क्रिप्शन देते हैं, और भी कोई कुछ कुछ चीजें हैं जो अभी के टाइम पे हमें सोचने से सिली लगेगा, लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम में ना सैटेलाइट था, ना इंटरनेट था, ना ट्रैवल करने के लिए कोई व्हीकल था, उस टाइम पे वो लोग इतना सोच पाए हैं, ये बहुत, मतलब मेरी, मुझे तो लगता है बहुत बड़ी चीज है। उसी वही सिली नॉलेज के वजह से आज हम इतने बड़े पिलर के ऊपर खड़े हैं, हमें पता चल रहा है। होमर सबसे पहले बोले थे कि अर्थ सर्कल सर्कल के शेप में है। फिर वो उनका मानना ये था कि जो हमारा आसमान है वो पर्वत के ऊपर अपना वेट रख के खड़ा हुआ है, और हमारे चारों तरफ समुंदर है, समुंदर को वो रिवर बोले थे, और सूरज हर सुबह उस समुंदर के अंदर से उगता है, फिर शाम को वहीं जाके ढल जाता है। तो वो उन्होंने ऐसे करके चीजों को ऑब्जर्व किया था जो समहाउ जियोग्राफी रिलेटेड था। फिर थालेस आए, थालेस बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरीके से चीजों को देखते थे। बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिन जो टेलियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को बिलीव करते थे इस टाइम पे भी, जैसे कि एरिस्टोटल। मतलब अगर आपको कोई चीज, कोई घटना घट रहा है, अगर आपको उसका रीजन नहीं पता है कि क्यों घट रहा है, तो आप बोल देते हैं कि भगवान चाहते थे ऐसा। तो वैसे ही बहुत सारी चीजों को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं अभी के टाइम पे भी, तो वो सारे के लिए हम बोलते हैं कि इसके बैकग्राउंड कोई सुपर नेचुरल पावर है जो ये कर रहा है। तो इसके बाद ये बोलने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं जन्मेगा, क्योंकि हमें एक ऑलरेडी आंसर मिल रहा है। तो जो थालिस थे वो इन सारी चीजों को बिलीव नहीं करते थे, वो बोलते थे कि हर एक चीज जो घट रहा है उसके उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई रीजन है। तो वो सारी चीजों को साइंटिफिक तरीके से देखते थे। फिर जो हमारे एनाक्सीमेंडर थे वो एंशिएंट ग्रीक स्कॉलर थे, वो कार्टोग्राफी के बारे में बहुत ज्यादा बोलते थे, मतलब कार्टोग्राफी को प्रमोट किए जियोग्राफी के अंदर। उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंट किया नॉमन नाम का, जिससे हम स्टार्स के पोजीशन को देख पाते थे। और भी एस्ट्रोलॉब नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आया था जो शायद हिप्परकास ने इन्वेंट किया था। तो ऐसे ही ये लोग इंस्ट्रूमेंट भी इन्वेंट किए थे जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड था। फिर एराटोस्थेनिस, जो सबसे पहले ये जो जियोग्राफी वर्ड है ये उन्हीं का दिया हुआ है, इसलिए कभी कभी हम उन्हें फादर ऑफ जियोग्राफर भी बोलते हैं। उन्होंने सबसे पहले जियोग्राफी टर्म को कॉइन किया था, और उन्होंने बोला था कि जियोग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। उनके साथ साथ हेकाटियास नाम के भी एक स्कॉलर थे, उन्होंने जेस पीरियड्स नाम के एक किताब लिखे थे, जिसके अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट जगह ट्रैवल करते थे, और वो जो देखते थे, जो चीज को ऑब्जर्व करते थे उसको डॉक्यूमेंट कर देते थे। तो ये स्पेस से रिलेटेड है, प्लेस से रिलेटेड है, तो ये जियोग्राफी के पार्ट है। तो ऐसे करके एंशियंट पीरियड कुछ देर तक चला। उसके बाद एंशियंट को रिप्लेस करके रोमान लोग आए। रोमान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रैबो एंड टॉलेमी। टॉलेमी जो थे, टॉलेमी और स्ट्रैबो, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है बेसिकली एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा है, रीजियोनल जियोग्राफी में बहुत ज्यादा है उन लोगों का कंट्रीब्यूशन। तो वो पीरियड कुछ देर तक चला। इनके अलावा भी एंशिएंट पीरियड में यहाँ पे हमारे इंडियन जियोग्राफर्स भी कंट्रीब्यूट करते थे, और चाइनीज लोग भी कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन उनके बारे में उतना जानना अभी जरूरी नहीं है। इस फर्स्ट वीडियो में उनको हम जब एंशिएंट पीरियड को पढ़ेंगे इन डिटेल तब कवर करेंगे। फिर एंशिएंट पीरियड चला कुछ दिन, उसके बाद आता है मीडिएवल पीरियड। मीडिएवल पीरियड में फर्स्ट आता है डार्क एज, मतलब एक अंधकार टाइम आता है जहां पे नॉलेज का कोई रोशनी नहीं था। बेसिकली ये जो ग्रीक रोमान है यूरोप के साइड में ही वो सारे रहते थे, तो उस डार्क एज में यूरोप में कोई भी नया नॉलेज का कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई में मिल रहा था, और जो भी नॉलेज होता था वो भी धीरे धीरे कहीं खत्म होने लगे थे, क्योंकि वहां पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज लोग रहते थे वो लोग हर चीज को रिलीजियस के पर्सपेक्टिव में डिस्क्राइब करने की कोशिश करते थे। तो इसीलिए इसको डार्क एज बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज का एग्जिस्टेंस धीरे धीरे कम होने लगा था। इसी के पैरेलल टाइम पे अरब में, मिडिल ईस्ट में
वहां पे अरब जियोग्राफर का ओरिजिन स्टार्ट हुआ। वो लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करना स्टार्ट किए, इस देश से उस देश, फिर इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट किए। ऐसे करके जब डार्क एज यूरोप में चल रहा था, अरब में अरब जियोग्राफर्स लोग बहुत ज्यादा जियोग्राफी को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट किए थे। उनमें जो इम्पोर्टेंट है अल मसूदी, अल बिरूनी, इब्न बतूता, इब्न खालदून, ये सबको हम बाद में एक वीडियो में कवर करेंगे। तो ऐसे करके अरब पीरियड चला। उसके बाद आता है एज ऑफ वॉयजेस। मिडिवल पीरियड तक जो लोग भी ट्रैवल करते थे बेसिकली या तो एनिमल या फिर खुद के ये से, लेकिन एज ऑफ वॉयजेस में समुंदर का जरिया लेना स्टार्ट हुआ वॉयजेस को प्रमोट करके। बेसिकली जो राजा लोग रहते थे वो लोग दूसरे देश को जानना चाहते थे, क्योंकि कहाँ पे कौन सा रिसोर्सेस है उन्हें वो पता करना होता था, और वो लोग ट्रेड भी करना चाहते थे। तो इसीलिए राजा लोग, जो लोग ट्रैवल करना पसंद करते थे, उन लोगों को प्रमोट करते थे थ्रू पैसा के थ्रू उनके वॉयजेस के थ्रू। तो ऐसे ही बहुत कोलंबस, बार्थोलोम्यू दियास, ये सारे लोग समुद्र में ट्रैवल कर करके दूसरे दूसरे देश जाते थे, देखते थे, डॉक्यूमेंट करते थे, फिर लाके राजा को दे देते। ऐसे करके उस टाइम पे भी जियोग्राफी का ओरिजिन हुआ था। तो एज ऑफ वॉयजेस तक जियोग्राफी सिर्फ फैक्ट और इंफॉर्मेशन में लिमिटेड था। यहाँ पे कभी भी उतना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये सब का कोई मतलब एग्जिस्टेंस उतना नहीं था। थोड़ा बहुत जैसे थालेस ये लोग बोलते थे, लेकिन उतना मेजरली सामने नहीं आया था जियोग्राफी एज अ साइंस। लेकिन मॉडर्न टाइम के बाद से धीरे धीरे वो एज अ साइंस कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तब देखना स्टार्ट होता है कि जियोग्राफी में कोई भी एक इवेंट है, उसका कोई कॉज है, उसका कोई इफेक्ट है, उस इफेक्ट का रीजन क्या है, ऐसा करके स्टडी करना स्टार्ट होता है। ये जो मॉडर्न एज है ये तीन बेसिकली टू टाइप में डिवाइडेड है, प्री क्लासिकल एंड क्लासिकल। और इसके अंदर कुछ स्कूल्स है जो पोस्ट क्लासिकल्स में भी आते हैं। प्री क्लासिकल में कांट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांट ने शायद हर सब्जेक्ट में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। क्लासिकल जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल में जो दो मतलब मेजर कंट्रीब्यूटर थे जिन्होंने प्रेजेंट का जियोग्राफी का बेस को, पिलर को बनाया था, वो थे अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट एंड कार्ल रिटर। इन दोनों को फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफर्स भी बोला जाता है। इन दोनों ने सबसे पहले जियोग्राफी को फैक्ट और इंफॉर्मेशन के अलावा भी दूसरे टाइप से देखने का एक नजरिया इम्प्लीमेंट किए। जो हम्बोल्ट थे उन्हें घूमना बहुत पसंद था, वो एक्सप्लोर करते थे, घूम घूम के चीजों को एक्सप्लोर करते थे, अपने साथ इंस्ट्रूमेंट लेके घूमते थे, वेदर का डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर को मेजर करते थे। तो वो उन्होंने मतलब जो हम अभी के टाइम पे क्लासरूम में प्रैक्टिकल करते हैं, वो जो चीज है, वो जो कंट्रीब्यूशन है, वो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट से ही आया है हम अभी के टाइम पे। तो ऐसे करके हम्बोल्ट जियोग्राफी को और भी ज्यादा साइंटिफिक बनाने की कोशिश किए। कार्ल रिटर चीजों को पॉसिबिलिस्टिक और रीजियोनल अप्रोच से पढ़ाने की कोशिश किए थे। फिर आता है मॉडर्न डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म। तो यहाँ पे हमारा क्लासिकल समझ में आया। क्लासिकल के बाद स्कूल्स आता है, जर्मन स्कूल्स, फ्रेंच स्कूल, अमेरिकन स्कूल्स, ऐसे करके स्कूल्स आता है जो पोस्ट क्लासिकल फेज के अंदर है। लेकिन उसको हम जब बाद में पढ़ेंगे तब उसको वैसे देखेंगे। अभी फिलहाल हमारे फ्लो के साथ चलते हैं। ये मॉडर्न एज के बाद से हर एक अप्रोच एंटर करना स्टार्ट होता है जियोग्राफी के अंदर। डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म, जो हमारा बेस मिला था एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट का हम्बोल्ट और रिटर से, वो धीरे धीरे एक एक अप्रोच में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। हम हर चीज को पढ़ने की कोशिश करना स्टार्ट करते हैं मैन और नेचर के रिलेशनशिप की मदद से। इस मैन और नेचर के रिलेशनशिप में जब नेचर को डोमिनेंट बोला जाता है, नेचर मैन को कंट्रोल करेगा, इस एंगल से जब हम पढ़ते थे उसको बोला जाता था डिटर्मिनिज्म। जैसे कि हम इंसान लोग स्वेटर पहनते हैं, विंटर जो भी टेम्परेट रीजियंस होता है, कोल्ड रीजियंस होता है, उसका रीजन है नेचर उसे कंट्रोल करता है। डेजर्ट में हम नहीं पहनते हैं लेकिन कोल्ड एरियाज में पहनते हैं, तो नेचर यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, ह्यूमन नहीं कर रहा है कुछ। तो जब ऐसे करके देखते थे चीजों को तो वो डिटर्मिनिज्म होता है। और पॉसिबिलिज्म में उल्टा होता था। पॉसिबिलिज्म में ये बोला जाता था कि इंसान
खुद से सब कुछ करता है, वो नेचर को इन्फ्लुएंस करता है। इंसान के अंदर ब्रेन है, वो सोच सकता है, वो कुछ चीजें को प्रैक्टिस करता है, उसका एक पर्टिकुलर कल्चर है, उस कल्चर की वजह से वो एनवायरमेंट को, वो नेचर को चेंज करता है। अगर अभी के टाइम पे देखेंगे कि एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो भी हो रहा है, सच में इंसानी नेचर को हार्म कर रहा है, नेचर को मॉडिफाई कर रहा है। तो समझ में आया होगा यहाँ पे डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म। डिटर्मिनिज्म को क्रिटिसाइज करके पॉसिबिलिज्म आता है। यहाँ पे हर एक चीज को क्रिटिसाइज करके सामने आता है। फिर इडियोग्राफिक। इडियोग्राफी में मतलब इडियोग्राफी और नोमोथेटिक को ऐसा देखते हैं कि इडियोग्राफी में ये बोला जाता है कि जियोग्राफी को हम रीजियोनल के एंगल से पढ़ेंगे। मतलब एक रीजन, पर्टिकुलर एक रीजन हमने पकड़ लिया, उस रीजन में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, उसका फिजिकल सेटअप है, ह्यूमन सेटअप है, उन सबका लिंक, एक दूसरे से इंटरेक्शन को पढ़ेंगे हम। एक चीज क्लाइमेट कैसे ह्यूमन का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, उसी पर्टिकुलर रीजन में ह्यूमन कैसा दूसरे चीजों को इन्फ्लुएंस करता है, उसी पर्टिकुलर रीजन में उस तरीके से हम जियोग्राफी को पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा चलेगा तो हमें कोई भी कॉन्क्रीट नॉलेज नहीं मिलेगा। मतलब हम कभी भी कोई चीज का उस पर्टिकुलर एरिया में लिंक हो रहा है देखने के बाद उस चीज को हम कभी भी जनरलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उसका हर एक एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं। तो ऐसे करके तो हम पूरे वर्ल्ड में उस चीज को कभी भी जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। और कोई भी चीज का जनरलाइज होना मतलब उस चीज को वो साइंटिफिक बनाता है। तो वो आता है नोमोथेटिक में। नोमोथेटिक में बोला जाता है कि नहीं, हम रीजियन वाइज नहीं पढ़ेंगे चीजों को, हम टॉपिक वाइज, एलिमेंट वाइज पढ़ेंगे। जैसे कि हमने टेम्परेचर और रेनफॉल को देखा, जो जो एरिया में एक ही टाइप का टेम्परेचर है और एक ही टाइप का रेनफॉल है, उस एरिया को हमने एक क्लाइमेटिक जोन बता दिया। तो इस तरीके से हम चीजों को जनरलाइज कर पाएंगे, जो एंट्री करता है नोमोथेटिक अप्रोच के थ्रू। और यही बेस है जियोग्राफी को धीरे धीरे पूरी तरीके से साइंटिफिक बनाने के लिए। नोमोथेटिक का दूसरा एक नाम है जिसे सिस्टमेटिक अप्रोच भी बोला जाता है। तो ऐसे नोमोथेटिक चलता है। अब ये नोमोथेटिक, पॉजिटिविज्म एंड लॉजिकल पॉजिटिविज्म, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, ये चार लिंक है। मतलब ये एक दूसरे को सपोर्ट कर करके धीरे धीरे सामने जाता है। पॉजिटिविज्म में बोला जाता था कि हमें चीजों को एम्पेरिकली एक्सपीरियंस करना है, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना है फ्रीक्वेंटली फील्ड विजिट करके, फिर उसमें क्या पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर हमें कोई पैटर्न मिल रहा है तो हम उस चीज को लॉ के फॉर्म में, थ्योरी के फॉर्म में जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे कि स्लोपी एरियाज में जब भी जोर से बारिश होता है तभी लैंडस्लाइड्स होता है। तो यहाँ पे पहले हमें लैंडस्लाइड को एम्पेरिकली एक्सपीरियंस करना है, फिर जब भी बारिश होगा हमें ऑब्जर्व करना है, चीजों को पैटर्न देखना है, फिर हम उसके कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, बारिश का पानी ही उस एरिया का मिट्टी को लूज करने का रीजन है, इसलिए जितना भी स्लोपी रीजन होगा वहां पे लैंडस्लाइड होने का चांसेस ज्यादा है। तो ऐसे करके पॉजिटिविज्म में चीजों को देखना स्टार्ट हुआ, मतलब और भी साइंटिफिक बन रहा चीजें। उसके बाद आता है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म एंड लॉजिकल पॉजिटिविज्म सिमिलर है, सिर्फ एक डिफरेंस है। पॉजिटिविज्म में चीजें स्पेशल से जनरल की तरफ मूव करता था। मतलब हम एक पर्टिकुलर एरिया का बारिश और उसका लैंडस्लाइड का इवेंट को देख रहे हैं, एम्पेरिकली देख रहे हैं, फिर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं, फिर जनरलाइज कर रहे हैं। लेकिन लॉजिकल में उल्टा होता है कि ऑलरेडी एक लॉ बना हुआ है, उस लॉ को हम एक स्पेसिफिक एरिया में इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब जनरल टू स्पेसिफिक होता है। पॉजिटिविज्म में स्पेसिफिक टू जनरल होता है, लॉजिकल में जनरल टू स्पेसिफिक होता है। पॉजिटिविज्म इंडक्टिव को सपोर्ट करता है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म डिडक्टिव को सपोर्ट करता है। ठीक है, ऐसे करके चीजें चलता है ज्योग्राफी के अंदर। फिर आता है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में हर चीज को पूरी तरीके से डेटा ओरिएंटेड, मेजरमेंट ओरिएंटेड, स्पैशियल एनालिसिस ओरिएंटेड बनाने की कोशिश करना स्टार्ट होता है। इसी टाइम में बहुत सारा जो हम सेटलमेंट की थ्योरीज पढ़ते हैं, क्रिस्टलर्स थ्योरी, फिर सेक्टर थ्योरी, मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी, ये सारा इसी टाइम आता है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के टाइम पे, जब हम चीजों को स्पैशियल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हैं। हर चीज को हम
कुछ सिंबल्स देने की कोशिश करते हैं, कोई भी डेटा का इम्प्लीमेंट होता है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के टाइम पे। इसी टाइम जियोग्राफी अपना पूरी तरीके से अपना बेस एक्वायर कर लेता है एज अ साइंस, क्योंकि साइंस में कोई भी टॉपिक को, कोई भी सब्जेक्ट को साइंस बनने के लिए कुछ चीजें होना जरूरी है। उसमें जो जो चीजें हम पढ़ते हैं उसको एज अ लॉ हमें इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, फिर उससे कोई थ्योरी बनना जरूरी है, जनरलाइज होना चाहिए चीज, तभी वो साइंस में कन्वर्ट हो पाता है। तो ऐसे ही करके जो फैक्ट और नॉर्मल इंफॉर्मेशन था एंशियंट के टाइम पे, वो धीरे धीरे अपनी पूरी तरीके से कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन के मदद से, फिर इंडक्टिव डिडक्टिव टेक्निक के मदद से पूरी तरीके से डेटा का इम्प्लीमेंट होता है, वो अपना साइंस जो स्टेटस है वो एक्वायर कर लेता है। अब बिहेवियरिज्म में बोलने जा रहा है कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में चीजें बहुत ज्यादा रोबोटिक होने लगा था। एक टाइम आया था कि हर चीज को हम बहुत ज्यादा रोबोटिक देखते थे। उसमें ह्यूमन का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। मतलब रिवर फ्लो कर रहा है, अपने रिवर बैंक में इरोशन कर रहा है, कितना इरोशन कर रहा है उसी को मेजर करते थे। लेकिन बिहेवियरिज्म में बोलना ये स्टार्ट हुआ कि जो मेजर कर रहा है वो एक इंसान है, वो एक रिसर्चर है, तो उसका भी कुछ अप्रोच है, उसका भी कुछ थिंकिंग है, उसका भी टाइम टू टाइम बिहेव करने का जो चेंजेस आता है, ये सारा बिहेवियरिज्म में एंट्री हुआ। ह्यूमन का जो इम्पोर्टेंस है वो बिहेवियरिज्म में आने लगा। जैसे कि अगर एक मॉस्किटो किसी के हैंड में, कुछ लोगों के हैंड में बैठेगा, तो कोई लोग उसको मारेगा, कोई उसको भगा देगा, कोई कॉइल चलाएगा, कोई दरवाजा बंद कर देगा। तो ऐसे ही कोई भी अगर कोई भी रिसर्च कर रहा है, वो भी चेंज, मतलब टॉपिक सेम है लेकिन वो रिस्पॉन्स दूसरी तरीके से कर रहा है। एक इंसान थोड़ा डिफरेंट कर रहा है, दूसरा इंसान थोड़ा डिफरेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ह्यूमन का बिहेवियर को इनपुट किया जाना स्टार्ट होता है बिहेवियरिज्म में। उसके बाद आता है रेडिकलिज्म। रेडिकलिज्म में बोलना स्टार्ट होता है कि इतना चीजों को आप साइंटिफिक बना रहे हो, इतना क्वांटिटेटिव बना रहे हो, नंबर का यूज करना स्टार्ट कर रहे हो, इतना कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हो जहाँ पे बहुत लग्जरी मतलब चीजें यूज करना स्टार्ट होता है, लेकिन सोसाइटी में इतना इनइक्वालिटी है, इतना पोवर्टी है, इतना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब के बारे में कोई क्यों बात नहीं कर रहा है। तो रेडिकलिज्म में ये चीज इनपुट होना स्टार्ट होता है। उसका भी रीजन भी था कि बहुत बहुत वॉर और जो भी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स था वो बहुत ज्यादा सामने आने लगा था इस टाइम पे। इसीलिए रेडिकलिज्म में ह्यूमन का इशू को, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, वो सारी चीजों के ऊपर फोकस करना स्टार्ट होता है। फिर रेडिकलिज्म से धीरे धीरे चीजें पूरी तरीके से ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में कन्वर्ट होता है। मतलब इंसान सारी चीजों को कर रहा है, इंसान रिसर्च कर रहा है, इंसान सब कुछ मेजर कर रहा है, तो उसका कुछ अप्रोच है, उसका कुछ एक्सपीरियंस है, उन सभी को भी आप लोग इम्प्लीमेंट करो जियोग्राफी के अंदर। तो ऐसे करके ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आता है। उसके बाद डीएन स्मिथ आते हैं अपना वेलफेयर अप्रोच लेके। वो बोलते हैं कि सोसाइटी में इतना इनइक्वालिटी है, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए जियोग्राफी के अंदर, जो अगर हमें डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं देता है तो वो सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़े। तो ऐसे वेलफेयर अप्रोच आता है जियोग्राफी के अंदर। फिर आता है स्ट्रक्चरलिज्म एंड मॉडर्निज्म। इन सभी के बीच में और भी छोटा छोटा होता है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, फोडिज्म, वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो सारा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम वन बाय वन कवर करेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म में बोलना स्टार्ट होता है कि अभी एक प्रॉब्लम है, जैसे कि पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर हो रहा है, इसका वजह क्या है। तो वो वजह के ऊपर फोकस करना स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चर के अंदर जाना स्टार्ट होता है कि ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर है कैसा। यहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन के वजह से ये होता है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के वजह से ऐसा इनइक्वालिटी इतना ज्यादा है। तो जियोग्राफी का जो डोमेन है वो ये सारी चीजों पे फोकस करना स्टार्ट करता है। इसी के साथ पैरेलल मॉडर्निज्म भी आता है। मॉडर्निज्म मतलब सिंपल हर चीज को मॉडर्न करना। मतलब एक टाइम था ना जब क्रिश्चियन मिशनरीज लोग जो बोलते थे वही हमें बिलीव करना पड़ता था, कि अगर पृथ्वी कांस्टेंट है, सूरज उसके चारों तरफ घूम रहा है, ये बोलते थे तो वही मानना पड़ता था। लेकिन मॉडर्निज्म में ये सारा सब कुछ जो भी क्या बोलते हैं, जो भी गलत इंफॉर्मेशन था उसको खारिज करके नॉलेज सामने आने लगा कि
एक्चुअल में नॉलेज क्या है, और वो चीजों का, हर एक चीजों का एक पर्टिकुलर एक्वायर करने का तरीका भी होता है। तो वो मॉडर्निज्म में उस सारी चीजों के ऊपर फोकस करना स्टार्ट होता है। फिर आता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। यहाँ पे ये हमारा प्रेजेंट स्टेटस है, मतलब जियोग्राफी का प्रेजेंट स्टेटस है। यहाँ पे ये माना जाता है कि ट्रूथ मैन टू मैन वैरी करता है, जो आपके लिए सही है वो दूसरे रिसर्चर के लिए सही नहीं भी हो सकता है, वो उसका कोई और बिलीव हो सकता है। तो यहाँ पे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म में चीजों को बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच से देखना स्टार्ट होता है। तो कोड ऑफ प्रोडक्शन पे बिलीव करना स्टार्ट होता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन से वो शिफ्ट करता है कोड ऑफ प्रोडक्शन की तरफ। तो ये है हमारा टोटल इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफी। कैसे वो सिर्फ एक स्मॉल बच्चा था, जियोग्राफी एज अ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, धीरे धीरे वो मैच्योरिटी के लेवल की तरफ मूव करता है, वो अपना साइंटिफिक स्टेटस लेता है, कॉज एंड इफेक्ट में कन्वर्ट होता है, डेटा में कन्वर्ट होता है। उसके बाद वो ह्यूमन का प्रॉब्लम को लेता है अपने अंदर, जियोग्राफी अपने अंदर ह्यूमन का प्रॉब्लम को लेता है। ह्यूमन का पूरा सोसाइटी का प्रॉब्लम लेने के बाद वो इंडिविजुअल का जो थिंकिंग है उसके तरफ मूव करता है। तो ये पूरा एंटायर इवोल्यूशन है जियोग्राफी का। अगर यहाँ पे कुछ भी मिस हुआ होगा वो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उसे कवर किया जाएगा। और यहाँ पे अगर बाई चांस कोई मिस इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो जाता है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में करेक्ट करिएगा। तो ये आज का ये वीडियो यहीं तक है, यही है हमारा एंटायर इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफी। होप ये वीडियो से आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा जियोग्राफिकल थॉट को लेके। डरने की चीज बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम एज अ स्टोरी के तरीके से पढ़ेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे ये चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आप कमेंट डेफिनेटली करिएगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, अगर आप हमारे कोर्सेज को लेना चाहते हैं और भी इन डिटेल कुछ जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप डेफिनेटली कॉल करिएगा या फिर व्हाट्सएप करिएगा। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।